नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे कर सकते हैं आप सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि खास क्या है। 5 साल में 58 लाख जुटाने के लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा? क्या लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम बदलते रहना चाहिए? क्या पोर्टफोलियो में 2 इक्विटी फोकस्ड फंड रख सकते हैं? और फंड नामा में इस हफ्ते आपको हम बता रहे हैं कि मल्टी कैप के नियम बदलने के बाद अभी निवेश करें या फिर इंतजार करना बेहतर है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रीश। अभिनव, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सब ठीक ठाक? सब ठीक स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई होप जी का परिवार भी सेफ है। जी एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे दर्शक आनंद फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए। मेरा सवाल ये था कि 58 lakhs आई जस्ट वांटेड बिकॉज ऑफ सम गोल आई वांट टू एक्यूमुलेट 58 lakhs in 5 years. Okay. Starting from now. And I definitely need the suggestion that how I should go about it. और अभी तक कोई आपका निवेश नहीं है म्यूचुअल फंड या इक्विटी में कैसा भी? नहीं, मेरा निवेश है, बट ये सेपरेट गोल है। वो ये अलग गोल के लिए? हाँ, ये बिल्कुल अलग गोल के लिए है। 5 आपकी उम्र क्या है आनंद जी? सॉरी। It's 59. 59। ओके। 5 साल में 58 लाख कितना निवेश करना होगा अभिनव? स्वाति देखिए, एक सिंपल मैथमेटिकल अगर मैं एसआईपी कैलकुलेशन लूँ जो जनरली रिकमेंड भी करेंगे लोग इनको, उसके हिसाब से अगर आप देखें, अगर मैं 10% का एवरेज ही लूँ, हालांकि 12% नहीं लूँ क्योंकि पीरियड शॉर्ट है, थोड़ा और कंजर्वेटिव होने के लिए, तो उनको लगभग महीने के 80,000 के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दो मैं कुछ स्कीम्स के नाम सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन है कि बहुत अग्रेसिव प्लान है, बिकॉज ये मंथली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं अगर, बिकॉज 5 इयर्स थोड़ा सा कम पीरियड है एसआईपी के लिए। हम रिकमेंड करते हैं 7 से 10 साल कम से कम आप इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि देखिए अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अमाउंट और इसको अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं ओवर 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, तो आपका एवरेज पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 से 2.5 साल का ही है, जो एक्चुअली इक्विटीज के लिए काफ़ी नहीं है। एक अच्छा एग्जाम्पल है, इस साल जो मार्च में बाजार में गिरावट आई थी, आपका इंडेक्स प्रैक्टिकली 3 साल पीछे चला गया था इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लंबा रखें, जितना लंबा टेन्योर रखें बेटर है। हालाँकि फिर भी अगर वो रिस्क लेना चाहें थोड़ा और एसआईपी के ज़रिए ही इन्वेस्ट करना चाहें, तो महीने के 80,000 रुपए एक आइडियल सम होगा। 10% के को अगर मैं अज़्यूम करके चलूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मैंने 4 फंड रिकमेंड करूँगा, थोड़ा स्प्लिट करके। थोड़ा-सा सेफ्टी एंगल भी है, पर थोड़ा-सा अग्रेसिव भी है, बिकॉज़ अगर मैं अग्रेसिव नहीं हो पाऊँगा, तो शायद ये रिटर्न नहीं मीट कर पाऊँगा। तो मैंने एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप फंड और एक ब्लू चिप इक्विटी फंड चूज़ किया है। कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, एक्सिस मिड कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। मैं फिर रिटरेट करूँगा स्वाति कि ये अग्रेसिव प्लान है और 3.5 साल के आसपास उन्हें जो इनकी एक मुश्त अमाउंट कलेक्ट हो जाती है एसआईपी कर करके, उनसे इन्हें मूव करके डेट में ले लेना चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ 1 ईयर, क्योंकि अगर फिर गिरावट आ जाए, ऐसा नहीं हो कि उनके गोल के पास पहुंचने के समय बाजार नीचे हो और उनको लॉस हो। बट फिर भी ये एक प्लान बहुत अग्रेसिव है, तो उनको फिर एक एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही ये प्लान बनाना चाहिए। आनंद जी, आनंद जी, ओके, शायद यहाँ पे उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं शो आनंद जी, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अग्रेसिव प्लान है, रिस्क ले रहे हैं आप। और आगे से अगर ऐसा कोई गोल बनाते हैं जहाँ पर थोड़ा लंबा नज़रिया देंगे तो ज़्यादा लंबा वक्त देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
बाज़ार की चाल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। वैसे में जब लंबा वक्त होता है तो आपकी म्यूचुअल फंड में निवेश की रकम के डूबने के चांस या ख़राब रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो आपके लिए अभिनव ने बना के दिया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप का। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल कबीर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पे। कबीर जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैडम। हेलो सर। जी मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, बट अभी मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ, तो अभी बरेली उत्तर प्रदेश में हूँ। जी। जी, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी भेज रखा है, हाँ जी। उसमें सारी डिटेल्स हैं एंड मंथली इनकम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है क्या वो ठीक है गोल्स के अकॉर्डिंगली। एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, मैंने इसी साल अप्रैल से ये सारे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं। इस साल उसके अलावा से? जो अच्छा। जी 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 ओके। इसी साल अप्रैल मई से स्टार्ट किए हैं। एंड इसके अलावा जो ऑलरेडी जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग जो मैंने मेंशन किया है, ईपीएफ एंड पीपीएफ, वो भी उसमें, एंड एनपीएस आल्सो आई हैव स्टार्टेड। तो बस यही जानना था कि क्या ये प्लान एंड गोल के अकॉर्डिंग अमाउंट ठीक है और कुछ और उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन मेरा और था कि अगर आप देखेंगी तो मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे जो प्लान्स हैं वो सिर्फ एक्सिस एएमसी के ज़्यादा हैं, तो क्या नोटिस ये कर रही ठीक है थी कि एक्चुअली। जी एक एएमसी से लेना, क्योंकि इस समय एक्सिस एएमसी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड व्हेन आई एम कंपेयरिंग अक्रॉस द कैटेगरीज आई एम फाइंडिंग कि उनके बेटर हैं, तो क्यों ना मैं उस एएमसी से ही ले सकता हूँ सारे, और अगर हैं तो उसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड हो। अच्छी बात यह है कि आपने बड़े अच्छे से अपने गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, अमाउंट उसको एक असाइन किया है और उसको वक्त दिया है कि कितने साल में आपको ये अचीव करना है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ना बताइए, जो उनका जो दूसरा सवाल है उससे पहले आते हैं। एक ही फंड हाउस के 3-3 स्कीम्स लेना अ, अमूमन ये एडवाइजर्स रेकमेंड नहीं करते हैं। फर्स्टली स्वाति, मैं कबीर जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बड़ा इम्प्रेसिव है उन्होंने किस तरह अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया है। हम्म। जेन्युइनली इम्प्रेसिव है। हालांकि ऐसा सब इन्वेस्टर्स के साथ हम नहीं देखते हैं, बट ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। हैविंग सेड दैट, देखिए, अगर एक एएमसी अच्छा कर रही है, इसमें टिपिकली क्या होता है कि एक एएमसी आइडियली एक पूल ऑफ एक्विटीज़ या पूल ऑफ सिक्योरिटीज़ को जेन्युइनली रिसर्च करती है, और जो उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अगर मान लीजिए ब्लू चिप कैटेगरी या लॉन्ग टर्म इक्विटी है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी होती है, तो वही पूल में से वो इक्विटीज चूज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं विद डिफरेंट एक्सपोजर्स। नेचुरली अगर उनकी वो पूल के रिटर्न्स बढ़ रहे हैं तो एएमसी की सारी स्कीम्स की रिटर्न्स भी कोरिलेटिवली बढ़ती हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही एएमसी में एक्सपोजर होना ज़्यादा रिस्की है या नहीं है, बिकॉज अगर पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है और एएमसी अब अपने थीम पे चल रहा है तो आइडियली इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, नेचुरली अगर वो पूल के रिटर्न्स कम होंगे, जो मैं आपको एक जो स्कीम का जो सिलेक्शन है, जो इक्विटीज का सिलेक्शन है वो फंड का, तो नेचुरली लाइक फंड हाउस की सभी स्कीम्स में आई मीन गिरावट भी आ सकती है। तो आइडियली डाइवर्सिफाई करना बेटर है। बट जो उन्होंने स्कीम चूज करी हैं, जो 5 स्कीम उन्होंने जो उन्होंने ली हैं, तो मैं समझ सकता हूँ अगर अप्रैल से किया है तो नेचुरली उन्होंने पिछले 1 साल या 3 साल को अगर उन्होंने सॉर्ट किया होगा तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आगे चलते हुए भी उनको एक रेगुलरली इन्हीं स्कीम्स को अगर वो काइंड ऑफ चेक करते रहे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे चेंज करें, वरना नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। फिलहाल वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कंटिन्यूसली। इनके पोर्टफोलियो में एक डेट फंड भी है जो आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट है। इन्होंने मेंशन नहीं किया ये किस लिए इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट प्लान किया है अपना एनपीएस, पीपीएफ और ईपीएफ को एक पोर्टफोलियो बना के, जिसका उनका टारगेट 2 करोड़ से है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं इसे एवरेज 7% या 7% का रिटर्न लूँ ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो ये मैक्सिमम 1.65 1 करोड़ 65 लाख के आसपास का ही पोर्टफोलियो बनेगा, ना कि 2 करोड़ जो इनका प्लान है। तो थोड़ा सा उन्हें निवेश बढ़ाना पड़ेगा सेफ्टी एंगल के लिए, और मैंने इसलिए 7% का ही रिटर्न उसमें अज्यूम किया है। दूसरा, जो इनके दूसरे गोल्स हैं, जो उनको 10 साल के बाद फंड्स की ज़रूरत है, और फिर उनको 20 साल के बाद भी एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, और रिटायरमेंट के वक्त उन्हें 3 करोड़ 85 लाख रुपए चाहिए। इसलिए उनका ये जो 27,000 रुपए का पोर्टफोलियो है, जो मैं डायरेक्ट स्टॉक का भी उनका पोर्टफोलियो मंथली में ब्रेकअप कर रहा हूँ और उनके एसआईपीज भी ब्रेकअप कर रहा हूँ, तो 27,000 का जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा कम रहेगा अगर मैं 12% का एनुअल रिटर्न्स अज्यूम करूँ तो।
मेरे हिसाब से इन्हें कम से कम 35 से 36 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने चाहिए। और डेट में एसआईपी करने की ज़रूरत है नहीं। वो डेट को मूव करके एक अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड लें, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसमें इन्वेस्ट करें। तो क्योंकि पीरियड काफ़ी लंबा है और इतने बड़े पीरियड में स्मॉल कैप जैसा वॉलेटिलिटी और रिस्क को काफ़ी कुशनिंग मिल जाती है और रिटर्न्स एक्सपेक्टेड ज़्यादा भी हैं। हम्म। अ, ये मेरी टोटल रिकमेंडेशन है कबीर जी के लिए। ओके, और इन्होंने एक सवाल और भी पूछा था कि इज इट एडवाइजेबल टू टेक होम लोन एंड वुड इट बी पॉसिबल टू मैनेज विथ यूजुअल एक्सपेंसेस एंड होम लोन ईएमआईज? स्वाति देखिए, होम लोन लेना करंट इंटरेस्ट सिचुएशन में और आगे चल के भी एक सैलरीड पर्सन के लिए एडवाइजेबल रहता है, एज लॉन्ग एज जो आपकी होम लोन की अमाउंट है, वो आप कन्वीनियंटली वो ईएमआई पे कर सके, ना कि आप ज़्यादा अग्रेसिव हो। इसके लिए मेरी एक काफ़ी अच्छी बुक है जो एमेचर्स को पसंद आती है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। उसमें बड़ा एक अच्छा सा स्टेटमेंट था जो मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि आप इन्वेस्ट पहले करें, जो पैसे बचते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बाद उससे आप अपने खर्चे मैनेज करें। तो इन्वेस्ट फर्स्ट एंड देन स्पेंड द रेस्ट। अगर वो ये फॉलो कर सकते हैं तो फैंटास्टिक। इन्होंने ज़्यादा अमाउंट लिखा भी नहीं था होम लोन के लिए, आई थिंक 55 लाख का अमाउंट उन्होंने सजेस्ट किया था। वो ज़्यादा नहीं है, अगर वो अपने एक्सपेंसेस में मैनेज कर सकते हैं एक फिक्स बजट में और ना कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो विड्रॉ करके करें, तो डेफिनेटली होम लोन ले सकते हैं। कबीर जी, सारे सवाल के जवाब मिल गए आपको? मैम एक क्वेश्चन और था, आई थिंक उस मेल में ही मैंने मेंशन किया था कि कई बार जैसे फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स, तो रिकमेंडेड होता है कि दूसरे फंड में स्विच करते हैं। तो अगर हम स्विच करते हैं तो क्या हम जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, उसको हम लूज आउट कर रहे हैं अगर हम नए फंड में स्विच करते हैं, या फिर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता है अगर हम? ये सवाल बहुत कॉमन पिछले कुछ महीनों में ये सवाल कई दफ़ा आया है हमारे पास कि अगर हम बार बार स्विच करते हैं, अगर 3, 4, 5 साल पे भी, तो क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट पे कुछ फ़र्क पड़ता है अभिनव? देखिए स्वाति, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 3 साल में अगर फंड नेचुरली अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एक अलार्मिंग बेल होती है। हैविंग सेड दैट, ये देखना जरूरी है कि वो किस पीरियड में स्पेसिफिकली नहीं परफॉर्म उसने किया है। फॉर एग्जांपल, जो एक तरीका है परफॉर्मेंस चेक करने का, ये होता है कि हम 3 ईयर पीरियड को सिंपली सॉर्ट कर ले, देख ले फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। पर ऐसा ये भी पॉसिबल है कि फंड ने एक स्पेसिफिक ईयर या एक कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर के वो पीरियड में 12 महीने या 10 महीने के पीरियड में परफॉर्म नहीं किया, पर उसके बाद फंड रिकवर कर चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है देखना भी आप कैसे अपने फंड सिलेक्शन चेक कर रहे हैं और कैसे आप फंड परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। वन, नेचुरली अगर वो हर क्राइटेरिया में अगर वो अपने पेयर्स से काफी नेगेटिव है, बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है, तो यू शुड टेक अ कॉल टू एग्जिट। वन, टू, देखिए कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आती है, उससे नहीं फर्क पड़ता है एज लॉन्ग एज आपकी एसेट क्लास सेम है। अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं और अगर आप इक्विटीज से एक स्पेसिफिक आपको एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, आप एक फंड से दूसरे फंड में ही मूव कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपकी एसेट क्लास इक्विटीज ही है तो नई कंपाउंडिंग में आपको फर्क नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज आप अपनी एसेट क्लास कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं फॉर द एंटायर पीरियड। जहां आपने वो ब्रेक कर दिया तो नेचुरली आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में फर्क आएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने देखा भी है इन्वेस्टर्स के साथ, कई बार ऐसा होता है कि कोई फंड ने काफी बुरा परफॉर्म किया है, इवन 3 इयर्स पीरियड में, हो भी सकता है कि वो फंड नेगेटिव टेरिटरी में भी हो। इन्वेस्टर्स जनरली इसको एग्जिट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज लग रहा है कि वो नेगेटिव है, और जब वो जैसे रिकवर होगा तब उसको हम एग्जिट करेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि वो पॉजिटिव होते होते काफी लंबा समय लग जाए। पर अगर आप वही एसेट क्लास में मूव कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक फंड में सो कॉल्ड पेपर लॉस बुक करना कोई गलत बात नहीं, इनफैक्ट बेनिफिशियल ही होता है इन्वेस्टर्स के लिए। वो माइंडसेट हो जाता है कि नेगेटिव है तो हम एग्जिट नहीं करें। तो वो भी एक पॉइंट उनको ध्यान में रखना चाहिए कबीर जी को इन्वेस्ट करने के समय। और कबीर जी, आपके पूरे मेल में एक चीज़ जो लिखी हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस की, वो कंपनी का दिया हुआ अभी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इस पूरी प्लानिंग में एक चीज़ और ऐड कर लें कि आप एक इंडिविजुअल अलग से हेल्थ प्लान ज़रूर ले लीजिए। सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो माहौल है, नौकरियाँ जिस तरीके से लोगों की जा रही हैं, तो उसकी गारंटी नहीं होती है। तो आपके पास एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान होना ज़रूरी है, और आपकी उम्र भी कम है तो आपको सस्ते में कम प्रीमियम पे आपको एक अच्छा प्लान मिल सकता है, अच्छा कवर मिल सकता है। अगला सवाल लेते हैं। आदित्य महात्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पे। आदित्य जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, मैं थाने से बोल रहा हूँ। जी। मेरी एज अभी 20 ईयर्स है और मेरा जो टारगेट है वो 30+ ईयर या फिर रिटायरमेंट तक है। अच्छा। हाँ, तो मैंने पिछले साल से म्यूचुअल फंड में चालू किया इन्वेस्टिंग। तो मुझे रिव्यू चाहिए था कि
सिलेक्शन कैसे फंड? बहुत बढ़िया। कितना निवेश कर रहे हैं आप इन पांचों फंड में? अभी टोटल 5 फंड्स है और हर एक फंड में 1200 की एसआईपी चालू है। बहुत बढ़िया। 20 साल की उम्र में अगर आप इस तरीके से निवेश कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है आदित्य जी। थैंक यू मैम। चलिए क्विकली आपके पोर्टफोलियो पर राय ले लेते हैं अभिनव की। अभिनव बताइए। जैसा आपने भी कहा, स्वाति, वेरी इम्प्रेस्ड। अगर ये एज में इन्हें इन्वेस्टमेंट की अहमियत समझ आ गई है, आई थिंक ऐसे इन्वेस्टर्स अपना रिटायरमेंट भी 15-20 साल पहले प्लान कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंटली करें तो। कमिंग टू द स्कीम्स, अच्छी स्कीम्स हैं। महीने के 6,000 रुपये रफली इन्वेस्ट कर रहे हैं ये। अगर 5 स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,200 रुपये पर फंड। मेरा एक ही सजेशन था, इनके पास 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। मेरे हिसाब से ये दोनों में से कोई भी एक स्कीम ड्रॉप करके थोड़ी अग्रेसिव प्योर मिड कैप स्कीम ले लें, बिकॉज पीरियड काफ़ी अच्छा है 25 से 30 साल का, और कुछ अच्छे मिड कैप फंड्स पे इन्वेस्ट करें तो नेचुरली रिटर्न्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। और 2 सिमिलर कैटेगरी के फंड्स हैं इनके पास, तो मेरे हिसाब से कोई दोनों में से दोनों अच्छी स्कीम्स हैं। मेरे एंड कनाडा येट में रिकमेंड करूंगा एक ड्रॉप करके एक्सिस मिड कैप में कर लें। नंबर ऑफ स्कीम्स ना बढ़ाएं, 5 स्कीम काफ़ी है इनके पोर्टफोलियो के लिए। ये हर कैटेगरी में ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मल्टी कैप, फोकस्ड एंड स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, और अभी मिड कैप एक और ऐड करें। पोर्टफोलियो अच्छा है और कोई मैं चेंजेस इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। कि पापा जी के पास 7 लाख रुपए हैं जो अगले 14 से 15 साल में इस्तेमाल नहीं होने हैं। इन्होंने इसको एसबीआई स्मॉल कैप में निवेश किया है। आप जानना चाहते हैं कि सही किया या नहीं किया? देखिए 15 साल काफ़ी अच्छा पीरियड है स्वाति। इन्होंने अगर एसटीपी प्लान लिया है तो और भी बेहतर है, बिकॉज नेचुरली वो आप एक एसआईपी जैसा ही इन्वेस्टमेंट है। तो उसे वो पीरियड ऑफ 3 साल के लिए स्प्लिट करके वो अमाउंट को अगर हर महीने बाय वे ऑफ एसटीपी और मल्टीपल डेट्स भी चूज कर सकते हैं, उससे करें तो बेटर है। एंड मेरे ख्याल से वो स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके आदित्य जी। आदित्य जी, यस मैम। चलिए तो सारे सवाल के जवाब मिल गए आपको। आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक बदलाव करना है। म्यूरे एसेट इमर्जिंग और कैनरा रोबेको इमर्जिंग, ये दोनों में से कोई एक बंद करके एक्सिस मिड कैप ऐड कर लीजिए। ओके। ओके, चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अभिनव एंग्लिश। अगला सवाल तरंग राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। तरंग जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। अरे मैडम, मेरा आपको पोर्टफोलियो मैंने भेजा हुआ अपना, तो मेरे को एक तो अपना पोर्टफोलियो के बारे में पूछना था कि इसमें कुछ चेंज करना है या इसी को कंटिन्यू करूँ मैं। और दूसरी चीज, मेरे पास 2 फोकस फंड है। तो फोकस फंड में एक्चुअली में जो होता है 30 की उनकी लिमिट होती है, 30 स्टॉक्स में निवेश करने की। जी, स्टॉक्स में। हाँ, तो उस केस में ये 2 फोकस फंड का प्लान सही रहेगा या लार्ज कैप या इंडेक्स में किया जाए इसकी जगह? ओके, और ये जो पूरा पोर्टफोलियो आपने बनाया है 6-7 फंड का, ये आपने खुद से चुने हैं? हाँ, ये मतलब आपके प्रोग्राम देख देख के ही हम कुछ सीखे थे, तो उसी से अपने आप किया हुआ है ये। ओके ओके, तो 2 सवाल इनके। पहला कि 2 इक्विटी फोकस फंड पोर्टफोलियो में होने से क्या कुछ फर्क पड़ता है या फिर ये ठीक है? क्या सलाह देंगे आप अभिनव? स्वाति देखिए, फोकस फंड एक कैटेगरी ऐसी है जो हमको पता है कि वो सिर्फ 30 ही सिक्योरिटीज में मैक्सिमम जनरली इन्वेस्ट करते हैं। आइडियली ये लार्ज कैप कैटेगरी में ही होती है। तो पोर्टफोलियोज काफ़ी सिमिलर या मिरर करते हैं एक दूसरे को। इस सिचुएशन में अगर वो एक लार्ज कैप फंड में रहे तो बेटर है इंस्टेड ऑफ 2 फोकस फंड। और इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से स्पेसिफिकली जो हमने देखा भी है, बिरला सन लाइफ का जो फोकस्ड फंड है काफ़ी लगाड़ रहा है हिस्टोरिकली भी। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं रादर सजेस्ट करूँगा उसे मूव करके ये एक मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो लार्ज कैप का है वो भी उन्हें मिल जाएगा एक साथ थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने से।
तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ये से मूव करें। आपकी रिकमेंडेशन कि इससे निकल जाएं आदित्य बिरला वाले से। राइट। ओके, और उसके बदले कुछ ऐड करने की भी सलाह देंगे? हाँ जी, जैसे मैंने कहा मेरे एसेट लार्ज कैप में वही फंड्स इन्वेस्ट करें और पूरी फंड्स की जो करंटली इनकी अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी है वो भी मेरे एसेट में ऐड करके वहीं पे एसआईपी कंटिन्यू। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तरंग जी, हाँ जी। गॉट योर आंसर सर? यस, एक चीज और थी सर, इसमें मेरा जो एक्यूमुलेशन है आदित्य बिरला में, जी, तो उसको कैसे मैं ट्रांसफर करूं, मतलब क्योंकि अभी 1 साल का तो उसमें लॉक इन रहेगा। नहीं, एग्जिट रोड फोकस्ड लगेगा। फंड में लॉक इन नहीं होता है। नहीं, ये 1 साल का तो एग्जिट रोड लगेगा ना, अगर मैं अभी निकाल लेता हूँ तो। एग्जिट लोड लगेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो एग्जिट उसको लोड लगेगा तो आप या तो अभिनव आप बताएं। स्वाति देखिए एग्जिट लोड 1% का है। नेचुरली पूरे पोर्टफोलियो पे तो 1% नहीं होगा, जो पहले का इन्वेस्टमेंट है उस पे इनको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मेरा सजेशन है, अगर जैसे हमने पिछले कॉलर से भी बात करी, अगर आपका फंड नॉन परफॉर्मिंग है तो ये 1% कॉस्ट इज वेरी लेस इन इक्विटीज, राइट। द आइडिया आप मूव कर रहे हैं दूसरे फंड में, एक्चुअली आपके रिटर्न्स भी बेटर होंगे, फंड्स भी बेटर रहेंगे, वरना आप परपेचुअली 1 साल तक और वेट करेंगे वो फंड मूव करने के लिए। मेरा सजेशन रहेगा कि वो, बिकॉज वो हर महीने करीबन 2,500 रुपये मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिरला सन लाइफ में, तो 30,000 रुपये पे इनको मैक्सिमम मैक्सिमम 1% एग्जिट लोड होगा। सो इट इज़ नॉट अ लार्ज अमाउंट, उससे 300 रुपये की बात हो रही है। तो रादर उसे मूव करके एक दूसरे बेटर फंड में जाए, वो ये 1% कवर करना इज नॉट अ बिग डील इन इक्विटीज। चलिए, यहाँ पर हम अब सवाल जवाब का सिलसिला रोकते हैं और बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में इस हफ्ते हम एक सवाल अपने सभी एक्सपर्ट से कर रहे हैं और सवाल क्या है? सवाल ये कि भाई सेबी ने जो अभी हाल फिलहाल में मल्टी कैप कैटेगरी के नियम में कुछ बदलाव किए हैं, उसके बाद जो निवेशकों के मन में संशय है, दुविधा है, उसका क्या किया जाए? रहें, बने रहें मल्टी कैप में, निकल जाए? बहुत लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ मल्टी कैप पे ही लागू होगा या फिर ELSS है या फिर फोकस्ड फंड है या फिर वैल्यू फंड है, उन पर भी लागू होगा, क्योंकि उनकी जो बेसिक नेचर है सब मल्टी कैप की तरह दिखते हैं, ऑपरेट करते हैं मल्टी कैप की तरह। तो पहली बात तो ये अभिनव बताइए कि आप इस मूव को कैसे देखते हैं? ये निवेशकों के हित में है या फिर नहीं? सो कि डेफिनेटली ये निवेशकों के हित में ही है। जो सेबी ने रिकमेंड किया है और सजेस्ट किया अपने डॉक्यूमेंट में, वो यही कह रहा है कि जो आपकी स्कीम का नाम है वो नॉमेनक्लेचर उसी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स भी होने चाहिए। अगर आपको याद होगा, पहले स्कीम्स के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम होते थे। कई फंड्स के नाम मैंने हिस्टोरिकल देखे हैं, किसी का लायन नाम था, किसी का कब नाम था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप कोई इन्वेस्टर वो फंड को चूज कर रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है वो किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब काफ़ी क्लियर है और डिफाइंड है। आप लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप है तो मिड कैप में करेंगे, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप एंड सो ऑन। इसी तरह जब आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेबी कह रहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो मल्टी कैप के हिसाब से ही करें, क्योंकि इन्वेस्टर ये समझ रहे हैं कि आप सब कैटेगरीज में इन्वेस्टेड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो अगर आप 25% ईच कैटेगरी में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे 25% लार्ज कैप में, 25% मिनिमम स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप। जो बैलेंस 25% है वो एक फंड मैनेजर कॉल ले सकता है कि उन्हें लार्ज कैप में ज़्यादा करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट कॉल है, करेक्ट डिसीजन है। पर नेचुरली हमारे मल्टी कैप यूनिवर्स में करंटली लाइक जो लास्ट मंथ की बैलेंस जो फैक्ट शीट्स थी उसके हिसाब से रफली अबाउट 1,47,000 करोड़ के आसपास मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड। अगर हम उस हिसाब से अगर 25% का निवेश स्मॉल कैप में करें तो नेचुरली करीबन 35 से 30 करोड़ हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कैटेगरी में होना चाहिए। मल्टी कैप फंड मैनेजर्स करंटली काफ़ी कॉन्जर्वेटिव हैं और कई स्कीम्स में तो ऑलमोस्ट 85 से 90% है, उनसे भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट प्योर लार्ज कैप स्कीम्स में। तो ये मोर सो एक लार्ज कैप जैसे फंड्स बिहेव कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अब फंड मैनेजर्स के पास और एएमसीज के पास टिपिकली काफ़ी ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम फ्लेक्सी कैप कहते हैं। फ्लेक्सी कैप में ये कन्वीनियंस होती है फंड मैनेजर को कि वो कोई भी कैटेगरी में अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी में वो फंड्स मूव हो जाएं और अब मल्टी कैप की बजाय स्कीम का नाम फ्लेक्सी कैप हो जाए, वो सेम तरीके से ही चलेगा।
दूसरा ऑप्शन ये भी पॉसिबल है कि अगर फंड मैनेजर्स को कंटिन्यू ही करना है उनका करंट फंड जो है, और अगर वो 80-90% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, तो ये बेहतर होगा कि आप अपनी स्कीम लार्ज कैप स्कीम से आप इन्वेस्ट कर लें, अब उसको मर्ज कर दें, तो वो मल्टी कैप स्कीम अब वो लार्ज कैप स्कीम हो जाए। और जिन फंड तो लगता है कि ये स्पेसिफिकली जो छोटी एएमसीज हैं जिनका एयूएम भी छोटा है, अब मान लीजिए 2000 से 5000 करोड़ के आसपास, उनके लिए फिर भी आसान है ये मैंडेट मैनेज करना कि वो आप 25% स्मॉल कैप में करें। पर जो लार्जर एएमसीज हैं जिनका 15,000, 20,000 या 30,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट, जैसे कोटक मल्टी कैप लार्जेस्ट मल्टी कैप स्कीम है, ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ का उनका एयूएम है, और वो 85% प्लस लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड है, उन्हें तकलीफ हो सकती है ये कैटेगरी में वो मैंडेट के हिसाब से मूव करने की। बट ऑप्शंस हैं जो इंडस्ट्री फॉलो कर सकती है, इसमें इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ था एक्चुअली पिछले हफ्ते, और उसीलिए वो स्मॉल कैप सबको लगा कि सब फंड मैनेजर्स को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए टाइम भी दिया है जी। और अभी भी कंसर्न में है, बट मेरे हिसाब से ये करेक्ट है डिसीजन, और ये रहेगी, और ये इन्वेस्टर्स के हित में ही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि हम सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दें, और इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। कैसे? आप अपना सवाल हमें भेजिएगा तभी तो सवाल कहाँ भेजेंगे आप? सवाल जहाँ भेजना है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।